नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई गई है उसमें आज 15वां सेट दिया जा रहा है, जो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जो एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड के किस शहर में हुआ था? देखिए इसका आंसर होगा ए, रामगढ़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन के सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन के सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? तो देखिए, इसका नाम रखा गया था जवाहर नगर। सभा स्थल का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मजरूल हक के नाम पर मजहर नगर रखा गया था, जबकि इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम रखा गया था बिरसा द्वार, जो बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में से पूर्व किसने 14 मार्च 1940 को रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग को शुभारंभ किया था? कांग्रेस के 53वें अधिवेशन से पूर्व किसने 14 मार्च 1940 ईस्वी को रामगढ़ में खादी ग्रामो उद्योग को शुभारंभ किया था? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 14 मार्च 1940 को रामगढ़ में खादी ग्रामो उद्योग की स्थापना या शुभारंभ किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित हुआ? देखिए, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित हुआ किसकी अध्यक्षता में? तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। इसका मुख्य प्रस्ताव स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा इसमें कांग्रेस की नीति का आलोचना की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज के प्राप्ति हेतु भारतीय जनता के अधिकार पर बल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला किस नेता ने रखी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला एम.एन. राय द्वारा रखा गया। एम.एन. राय वामपंथी नेता थे जो 1940 में रामगढ़ में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। एम.एन. राय का माघवेंद्र नाथ राय। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। आंसर बी, सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 53वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान झारखंड के रामगढ़ में किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अखिल भारतीय कांग्रेस के रामगढ़ में हुए 53वें अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एवं डॉक्टर सैयद महमूद, ये दोनों स्वागत समिति के उपाध्यक्ष थे। ये उपाध्यक्ष थे, स्वागत समिति के उपाध्यक्ष। और अनुग्रह नारायण सिंह महासचिव थे। ये महासचिव। और ज्ञानचंद सोधी ये प्रचार पदाधिकारी थे। प्रचार पदाधिकारी। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, अंबिका कांत सिंह, स्वागत समिति के ये भी पदाधिकारी थे।
और स्वागत भाषण किसके द्वारा पढ़ा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही पढ़ा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रामगढ़ में 53वें अधिवेशन में सभा स्थल के अभियंत्रण कार्य किनके देखरेख में संपन्न हुआ था? सभा स्थल के अभियंत्रण कार्य किनके देखरेख में संपन्न हुआ था? देखिए, ये रामजी प्रसाद वर्मा के देखरेख में संपन्न हुआ था। माने सभा स्थल के इंजीनियरिंग का कार्य, माने आर्किटेक्चर का कार्य रामजी प्रसाद वर्मा के देखरेख में संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में किनके द्वारा सत्याग्रह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? देखिए, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में किनके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस प्रस्ताव का अनुमोदन आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया था। अनुमोदन कृपलानी के द्वारा किया गया, प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अधिवेशन के प्रथम दिन ही भारत और विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत और विश्व संकट तत्कालीन परिस्थिति पर मुख्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को से होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से होती है। करो या मरो का नारा इसी समय महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को किसके द्वारा निकाली गई एक जुलूस के साथ होता है? हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके 11 अगस्त 1942 को किसके द्वारा निकाली गई एक जुलूस के साथ होता है? तो देखिए इसका आंसर श्रीमती सरस्वती देवी। श्रीमती सरस्वती देवी। इसी दिन सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें 11 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह हजारीबाग के दो प्रसिद्ध नेता थे, जिन्हें 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। 12 अगस्त को सरस्वती देवी को हजारीबाग से भागलपुर केंद्रीय कारा ले जाने के क्रम में छात्रों का एक दल धावा मारता है और उन्हें मुक्त करा लेता है। लेकिन 14 अगस्त को पुनः उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरस्वती देवी को पुनः 14 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान टाना भक्तों के एक दल ने 18 अगस्त 1942 को किस थाने को जला दिया था? सॉरी, इसमें भारत के जगह पर भारतीय लिखा गया है और जला दिया के जगह पर जल लिखा गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान टाना भक्तों ने के एक दल ने 18 अगस्त 1942 को किस थाने को जला दिया था? तो देखिए इसका आंसर बिशुनपुर थाना। बिशुनपुर थाना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची जिले के ताना भक्तों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। यही ताना भक्तों ने बिशुनपुर थाना को 18 अगस्त 1942 को जला दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त को किसके नेतृत्व में हुआ? पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त को किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए, मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ था। मिथिलेश कुमार सिंह या सिन्हा जपला सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर संघ के सचिव थे। इन्हें मजदूरों को एकत्रित किया और ये एक भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके अलावा पलामू के राजकुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने मजदूरों एवं किसानों को संगठित की और आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेश्वरी सरोज दास ने भी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में कहां पर 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में कहां पर 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल बनाया था? देखिए, ये जमशेदपुर में रामानंद तिवारी जमशेदपुर में बनाते हैं इनकलाबी सिपाही दल। जमशेदपुर में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया। रामानंद तिवारी को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया। इनको रामानंद तिवारी को फिर गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942
में देवघर का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 में देवघर का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? देखिए, इसके आंसर है विनोदानंद झा। विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर का जुलूस निकाला गया था और इन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेज दिया गया। इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? पटना के भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से? पटना से के भिखना पहाड़ी से। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस व्यक्ति द्वारा देवघर से साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था, जो राष्ट्रीय संदेश से ओतप्रोत होता था? किस व्यक्ति द्वारा देवघर से साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था, जो राष्ट्रीय संदेश से ओतप्रोत होता था? देखिए इसका आंसर हरिराम गुटगुटिया। ये साइक्लो स्टाइल बुलेटिन का प्रकाशन किनके द्वारा निकाला जाता था? तो हरिराम गुटगुटिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खून तथा आंसू नामक इश्तिहार के माध्यम से जामताड़ा के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन को जगाए रखा? खून तथा आंसू नामक इश्तिहार के माध्यम से जामताड़ा के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन को जगाए रखा? देखिए इसका आंसर नरसिंह राय। ये नरसिंह राय थे जिन्होंने खून तथा आंसू नामक इश्तिहार निकाला था और इसके माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन की आग को जलाए रखते हैं। इसके अलावा वहाँ जामताड़ा में सत्यकाली बाबू ने जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। सत्यकाली बाबू भी जामताड़ा से ही जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो देखिए इसका आंसर बी, सरवन। ये सरवन कहाँ है? तो देवघर जिला में स्थित है। रोहनी और मधेपुर भी देवघर जिला में स्थित है। रोहनी से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी और मधुपुर में 1925 में जब गांधी जी जाते हैं तो वहाँ न्यू टाउन हॉल का उद्घाटन करते हैं मधुपुर में ही। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक के निर्देशन में चल रहे पहाड़िया लोगों के आंदोलन का मुख्यालय डांगपारा था। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक के निर्देशन में पहाड़िया लोग आंदोलन कर रहे थे और उनका मुख्यालय डांगपारा था। कहाँ था? तो डांगपाड़ा था। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पटनायक एवं उनके 3 सर्वाधिक सक्रिय साथियों पर 200 रुपया का जुर्माना भी घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले के आदिवासियों ने हाट कर न देने का फैसला किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले के आदिवासियों ने हाट कर न देने का फैसला किया था? देखिए इसका आंसर सिंहभूम के आदिवासियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हाट कर न देने का फैसला किया था। इसके पहले भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु महारी के नेतृत्व में हाट कर न देने का फैसला किया था। यहाँ भी सिंहभूम के ही आदिवासियों ने हाट कर न देने का फैसला किया। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग केंद्रीय कारा से जयप्रकाश नारायण अपने साथियों समेत कब फरार हो गए? हजारीबाग केंद्रीय कारा से जयप्रकाश नारायण अपने साथियों समेत 9 नवंबर 1942 को फरार होते हैं। कब? 9 नवंबर 1942 को फरार होते हैं। जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वालों में कौन कौन थे? तो रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। एक बार और सुन लें। रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल पहुंचते हैं और वहीं एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था आजाद दस्ता का गठन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल परगना की किन महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व किया? संथाल परगना की किन महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए इसमें प्रेमा देवी, जामवंती देवी और राजेश्वरी सरोजदास तीनों हैं। उपरोक्त सभी है। अब देखिए प्रेमा देवी और जामवंती देवी ने 19 अगस्त 1942 को
दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किया था। कब? 19 अगस्त 1942। कहाँ? तो दुमका में। और सरोजरी ये पलामू में, राजेश्वरी पलामू में, इसलिए उपरोक्त तीनों होगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 1942 में दुमका में किसके निर्देशन में 5 पहाड़िया जत्था का निर्माण किया गया था? 1942 में दुमका में किसके निर्देशन में 5 पहाड़िया जत्था का निर्माण किया गया था? देखिए इसका आंसर कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में 5 पहाड़िया आदिवासियों का 5 जत्था का निर्माण किया गया था कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में। यहाँ क्वेश्चन में पहाड़ियाँ लिखा प्रिंट हो गया है, इसको पहाड़ियाँ समझिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अंतिम गिरफ्तारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अंतिम गिरफ्तारी थी, किसकी थी? वाचस्पति त्रिपाठी रांची में 22 अगस्त 1943। 22 अगस्त 1943 को गिरफ्तार किया गया था। संभवतः इस आंदोलन के सबसे अंतिम गिरफ्तारी इन्हीं की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कितनी बार झारखंड का दौरा किए? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितने बार झारखंड का दौरा किए? तो देखिए कुल 4 बार। ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कुल 4 बार झारखंड आते हैं। तो देखिए कब कब। पहली बार 4 जून 1917 को चंपारण सत्याग्रह के दौरान रांची पहुंचते हैं, 2 दिन वहाँ रुकते हैं। दूसरी बार 1920-21 में असहयोग आंदोलन के दौरान पहुंचते हैं। तीसरी बार 1925 में जब ये असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद जब ये रचनात्मक कार्य कर रहे थे उस समय ये पहुंचते हैं 1925 में। और चौथी बार 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर ये झारखंड पहुंचते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देती है और बेहतर कार्य करने के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।